हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। आज एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही शानदार नदी जो हमारे नर्मदा नदी के पैरेलल चलती है। और इसकी बहुत सारी खासियत ऐसी है जो आपको पढ़ने पे आज मजा आएगा, क्योंकि बहुत आप पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कुछ इस नदी के बारे में सीखोगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि आज हम लोग इस नदी की बात कर रहे हैं। उसका नाम है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री क्यों कहते हैं, इसकी क्या लव स्टोरी है, सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। चलिए, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी भी है ये। चलिए करें स्टार्ट। चलिए, एक स्टूडेंट है जिसने कुछ डाउट भी पूछे थे प्रीवियस क्लास के, जो हमारी कृषि क्रॉप्स वाली एग्रीकल्चर के डाउट्स थे। तो वो डाउट्स को भी मैं आज एंड में क्लियर करूंगा, या बीच में वो क्लियर कर दूंगा। तो बने रहना भाई, जो भी आपके डाउट है ना मेरे तक मिल जाते हैं, मैं उनको सॉल्व करूंगा और जितना मुझसे हो सकता है ना उसका मैं एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों? ताप्ती नदी। चलिए ताप्ती नदी को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी नदी की बात करते हैं तो आपको पता है उस नदी का हम लोग उद्गम की बात करते हैं, उसके मुहाने की बात करते हैं, उसकी लंबाई की बात करते हैं, वो कितना क्षेत्रफल में फैली हुई है, सबकी बात करेंगे। तो हम लोग बात करें सबसे पहले कि ये जो ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 65,147 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा है। और जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है 9,804 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में आता है 51,504 वर्ग किलोमीटर, और गुजरात में आता है 3,836 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि भैया मध्य प्रदेश में कम हिस्से में यह नदी बहती है और अधिकतम ये कहां पे बहती है? महाराष्ट्र में। आइए, इसमें अधिकांश नदियां पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली हैं। इसमें अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली हैं। इन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आज का पूरा लेक्चर है जो ताप्ती नदी से रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ताप्ती का उद्गम कहां से हुआ है। चलिए ताप्ती का उद्गम देखते हैं कि उद्गम स्थल कहां पर है। इस मैप को आपको समझना होगा यार। इस मैप को जब आप समझोगे ना तो आपको चीजें और बहुत अच्छे से समझने आएंगी। देखिए, यह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल डिस्ट्रिक्ट पे यहां पर एक जगह है जिसका नाम मुल्ताई। मुल्ताई, ठीक है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मुल्ताई से ये नदी निकली, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको बना देता हूं जिससे आपको समझने आएगा। ये मोटी सी जो नदी दिख रही है, ये देखिए, ये नदी होते हुए ये देखिए, ये जो नदी का पूरा, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं, थोड़ा सा मोटा करता हूं। ये जो नदी आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी जो नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रही होगी। चलिए, तो इसके आसपास क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही वो देखिए। एक इसकी सहायक नदी नजर आ रही है, एक सहायक नदी है, ठीक है। एक सहायक नदी ये नजर आ रही है, इनको पढ़ेंगे हम लोग, इसको देखिए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए इस पे बांध भी बना हुआ है, ये बांध के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, कितने सारे इस पे बांध हैं। और ये यहाँ पे देखिए सूरत। सूरत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, सूरत, गुजरात का जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे ही है, ठीक है। आ जाइए, ये देखिए महाराष्ट्र वाला हिस्सा, ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र में जाती है, या हरदा से होते महाराष्ट्र चली जाती है। देखिए एक बार आपने देख लिया इसको। चल, अब मैं आपको पूरा इसके बारे में समझाने वाला हूं कि ये निकलती कहां से, उसको समझिएगा आप। ये जो नदी निकलती है वहीं उस मैप में देखिएगा, इस मैप में आपको देखना, हम यहां चलेंगे, यहां पे चलने वाले हैं, जहां से इसका उद्गम होगा वहां चलेंगे। देखिए यहां पर जो जगह है वो है मुल्ताई। और मुल्ताई किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? बैतूल। मुल्ताई जो आएगी वो किस डिस्ट्रिक्ट में आएगी? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आती है मुल्ताई। और मुल्ताई की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में ये सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां हैं। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत है यहां पर, ठीक है। और यहीं पर एक कुंड है जिसका नाम है ताप्ती कुंड, और ताप्ती कुंड से इस तरीके से नदी बहती हुई फिर आगे निकल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो बताइएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत काली सिंध, काली सिंध की पहाड़ी में, इस पहाड़ी का नाम अगर देखें हम लोग, इस पहाड़ी का नाम है काली सिंध की पहाड़ियां। सबसे ऊंची चोटी काली सिंध जो है ये सतपुड़ा की, यहां पर मुल्ताई में सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पे बना हुआ है ताप्ती कुंड, जगह है मुल्ताई,
ठीक है, मुल्ताई एक तहसील है बैतूल की, यहीं से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। बताइए, समझ गए? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मुल्ताई नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, ओरिजिनेट जो सॉरी ताप्ती जो नदी है उसका ओरिजिनेट कहां से होती है, निकलती कहां से है? या तो पर्वत पूछ सकते हैं, तो बताइएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। पहाड़ी पूछ ले तो काली सिंध पहाड़ी, तहसील पूछ ले तो बताइएगा मुल्ताई, और जिला पूछे तो बताना बैतूल, और काली सिंध पहाड़ी पर एक जगह है ताप्ती कुंड, वहां से निकलती। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें समाप्ति कहां हो जाती है इसकी, समाप्ति, तो समाप्ति देखिएगा, समाप्ति हम लोग यहां पे बताएंगे कि यहां पर जाकर ये कहां कहां मिल जाती है, इसकी जो समाप्ति है ना, मोहाना जो है वो कहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए समाप्ति देखिएगा, नर्मदा नदी के साथ साथ बहते हुए, ये नर्मदा नदी बह रही है, उसी के नीचे साथ साथ बहते हुए ये सतपुड़ा पर्वत है, कि साथ साथ बहते हुए पूरब से पश्चिम, ये देखिए इस दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटी में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एस्चुरी जो होती है, जब कोई नदी पतली नाली के समान नीचे गिरे और समुद्र की लहरें उस पानी को वहां रोकने ना दें और आगे बहा दें, उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां, ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसे ज्वारनंद मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वारनंद मुख कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये जो ताप्ती नदी है ना, पूरब से मतलब इधर से पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली, और कहां बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है, देखिए भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, इस साइड तो सतपुड़ा के पहाड़ है, इधर दो इस साइड भी पहाड़ है, महाराष्ट्र के जो पहाड़ है इनके बीच में से बहती है, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 279 किलोमीटर, 279 किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितनी है, 270 किलोमीटर। गुजरात में कितनी है, 175 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा देखिए कहां पर है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। अगर लेंथ वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 270 है, और गुजरात में 175 है। गुजरात में कितनी है, 175, महाराष्ट्र में सबसे कम, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में सबसे कम है 175, महाराष्ट्र में 270 और यहां पर 289। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, यह चंबल नदी, देखिए अगर मैप देखें, मध्य प्रदेश का मैप देखिएगा, मध्य प्रदेश का मैं एक छोटा सा यहां पर नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से मैंने रफली नक्शा बना दिया। देखिए अगर हम लोग बात करें ना, चंबल नदी हम लोगों ने देखा था, चंबल नदी यहां से इस तरीके से जाती है, ये देखिए यहां से, इधर राजस्थान वाला हिस्सा। तो ये क्या करती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसी प्रकार एमपी और एमएच महाराष्ट्र के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। जिस प्रकार चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक बोले तो नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है ताप्ती नदी। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है, याद रखिएगा। इधर ये महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पे बहती है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके नामों की यार, ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अन्य नाम। सबसे पहले तो इसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है। अब सूर्य की पुत्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री है, ताप्ती जो थी सूर्य की पुत्री है। इसे सुरसुता भी कहा जाता है, सुरसुता कहा जाता है, इसे तापी कहा जाता है, एवं पयोषणी कहा जाता है। पयोषणी, गर्म जल धारण करने वाली नदी को पयोषणी बोला गया, गर्म जो धारण करेगी, जिसका हॉट वाटर होगा, उसे पयोषणी कहा जाता है। इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है और इसे सुरसुता कहा गया है। अब इसे सूर्य की पुत्री कहा कहा गया, देखिए यहां पर ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री का उल्लेख महाभारत में मिला और वायु पुराण में मिला। यह है वायु पुराण, यहां मिला और महाभारत में मिला। इसकी एक कहानी है, सूर्य की पुत्री की पूरी कहानी है, ये मैं आगे चल के आपको कहानी भी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है।
बस इसके नाम याद रखना, और इसका नाम तापी क्यों है। और आप एक चीज याद रखना, इस नदी में जैसे ही आप हाथ डालोगे ना, इसके पानी, ये पानी हमेशा गर्म बना रहता है, इसीलिए इसे तापी कहा गया। तापी, गर्म, हॉट वाटर रहता है इसमें, ठीक है। तो जब भी इसके पानी में आप हाथ लगाओगे, अन्य नदियों के सापेक्ष, तो रिलेटिव अगर हम लोग अन्य रिवर से देखें तो इसका पानी कैसा होता है, गर्म होता है, इसीलिए इसका नाम सुरसुता, तापी रखा गया, ठीक है। पयोष्णी भी इसलिए करा गया क्योंकि गर्म जल धारण करने वाली नदी को पयोष्णी कहा गया। देखिए अब यहां पे सुनना, एक कहानी है, यहीं से आपको चीजें समझने आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, ठीक है, राजा चंद्रवंशी थे, और ताप्ती की कहानी है। कैसी कहानी है, पुराणों में, वायु पुराण या महाभारत में एक कहानी का उल्लेख है कि ताप्ती जो थी वो सूर्य की पुत्री थी, वो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। इसका जिक्र था, पूरे आसपास में सुन रखा था कि एक ताप्ती बहुत ही सुंदर है और बहुत बढ़िया लड़की है, इसके चर्चे पूरे आसपास क्षेत्रों में चर्चित थे। तो एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, उन्हें भी पता चला कि यार ताप्ती जो है बहुत बढ़िया सुंदर है, और ये राज कर रहे थे, अपने राज दरबार में राजपाज कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बढ़िया सब चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक दूसरे राज्य का इनके ऊपर आक्रमण हुआ। जब इन पे आक्रमण हुआ तो इन्होंने आक्रमण का विरोध किया और युद्ध जीत गए, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ और युद्ध में बहुत सारी चीजें जीती, घोड़े मोड़े सब जीत लिए, और इन्होंने अपने दरबार में आए और इन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार मैंने इतने सारे लोगों को मारा, जीत तो लिया, फिर अपना धन मन क्या करा, मंत्रियों को सौंप कर बोले कि यार मैं अब थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, ठीक है, मैं मतलब बाहर निकल के थोड़ा सा रिलैक्स होके आऊंगा, सोचने के आता हूं मैं। और रात को चुपचाप ही अपने राज्य से बाहर निकल के आ गए, और ये क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। कहां पर जाके, पहाड़ों पर तपस्या करने लगे। किसके लिए तपस्या करने लगे, कि भाई अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, माइंड अपने लड़ाई मड़ाई कर ली। पर इन्हें क्या हुआ, एक लड़की की आवाज सुनाई दी, और वो लड़की कोई नहीं, वो ताप्ती थी। और इन्होंने जब ताप्ती को देखा तो ये बिल्कुल, समझ रहे हो ना आप ताप्ती को देख के बिल्कुल इनको लगा कि यार इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मैं इससे शादी करना चाहूंगा। और जब ताप्ती से बातें बातें हुई, ताप्ती ये प्रार्थना करते थे, वहीं ताप्ती आके मिलने लगी, 2-4 दिन मिलने आई, और ताप्ती से इनने बात कर दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो ताप्ती ने कहा कि मेरे जो पिताजी वो सूर्य भगवान है, वो मानेंगे नहीं, अगर तुम में है तुम उन्हें मना लो, अगर वो मान गए तो हम शादी कर लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा पिताजी के ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है कि सूर्य मानेंगे तो कहानी होगी, ठीक है। तो अब बड़े परेशान, भाई चंद्रवंशी राजा बड़े परेशान हुए, तो चंद्रवंशी राजा ने क्या करा, प्रार्थना करना चालू कर दी पहाड़ों पर इस तरीके से बिल्कुल कि भैया सूर्य भगवान को मनाएंगे, क्योंकि हमें ताप्ती से शादी करना है। अब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, सूर्य भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए भाई, बोले ताप्ती से शादी करना। सूर्य भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं कर सकते भाई, मेरी लड़की से तुम्हारी शादी कैसे करूं। चंद्रवंशी बिल्कुल व्याकुल हो गए, भाई ताप्ती ताप्ती, मुझे तो ताप्ती चाहिए, और ताप्ती के अलावा कुछ सूझी नहीं रहा था, कुछ सूझी नहीं रहा था। फिर वापस से प्रार्थना करी, कई सालों तक प्रार्थना करके सूर्य भगवान मान गए, बोले एक काम करो, चलो यार अब तुम्हारी शादी करवा देते। तो उनकी शादी करवा दी गई, सूर्य भगवान ने उनकी शादी करवा दी, ताप्ती और चंद्रवंशी राजा की। अब क्या हुआ, अचानक उनके जो जहां के राजा थे वहां पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, दूसरे राजाओं ने अटैक कर दिया, बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो वहां का मंत्री आया, बोले भाई राजा साहब ऐसी सी बात है, चलो। तब जाके ताप्ती के साथ वहां गए, अपने राजपाट किया। तो कहानी क्या है, कहानी से समझो, ये पूरी की पूरी धार्मिक कहानी है, वायु पुराण में इस तरीके से इसका उल्लेख है कि ताप्ती सूर्य की पुत्री थी, चंद्रवंशी राजा का इनका विवाह हुआ, और इन दोनों का एक बेटा हुआ, और वहीं से शुरुआत हुई कुरु वंश की। आपने कुरु वंश सुना होगा। तो एक कुरु वंश जो निकल के आया, वो चंद्रवंशी राजा और ताप्ती के विवाह हुआ, उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था कुरु, और इसी ने आगे चल के कुरु वंश की स्थापना करी। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, कुरु वंश क्या था, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो याद रखो, कुरु वंश जो था वो कुरु ने चालू करा, और कुरु किसका बेटा था, चंद्रवंशी राजा और ताप्ती का। वो ताप्ती एक महिला थी, मगर वो ताप्ती फिर क्या हो गई, बाद में वो नदी का अपने नाम रख दिया, जिस तरीके से नर्मदा का नाम, नर्मदा भी एक राजकुमारी थी, हमने राजकुमारी की भी कहानी, पौराणिक कहानियां हैं। और कहते हैं कि भाई जो नेचर ताप्ती में था, जितनी सुंदर थी, उसी के हिसाब से उस राजकुमार वगैरह ने जो नदी बह रही थी, उस जहां पे प्रार्थना करी थी, अपने प्रेम को राजा चंद्रवंशी ने अपने प्रेम बताने के लिए उस नदी का नाम ताप्ती रख दिया।
जिस प्रकार ताप्ती नहीं थी, गर्म थी, सूर्य की पुत्री थी, तो नदी का नाम क्या कर दिया, ताप्ती कर दिया। ऐसी ये कहानी है, छोटी सी कहानी है जिससे आपको चीजें याद करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चंद्र राजा का नाम याद रखना चंद्रवंशी, और ताप्ती तो आपको याद ही रहेगा। कुरु याद रखना है, कुरु भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, अनेर, अंबोरा, गोपत, बहुत सारी, उतावली। एक उतावली इसकी क्या है, एक सहायक नदी है उतावली, देखो नाम से उतावली। अब नाम से कैसा लग रहा है आपको, उतावली बढ़िया, मतलब इतनी उतावली रहती है वो, हमेशा बाढ़ लेके आती है इधर अपने बुरहानपुर साइड, हमेशा बाढ़ लेके आ जाती है उतावली नदी, इसलिए इसका नाम रखा उतावली। जरा सा पानी गिरा बाढ़ आ गई। कालीभीत, ठीक है, सिमा, पंजारा, मिंथोला, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। देखिए पूर्णा नदी, गिरना, अनेर, अंबोरा, गोपत, बाकी, बुरई, तितुर, उतावली इंपॉर्टेंट है, कालीभीत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कालीभीत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजारा, मिंथोला, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ताप्ती का अपवाह तंत्र नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का अनुसरण करता है, मतलब नर्मदा नदी इस तरीके से जा रही है तो ताप्ती भी उधर ही जा रही है। जो अनुसरण, जो नर्मदा नदी में जो जो जैसी सहायक नदियां हैं, जिस तरीके से उसका पूरा अपवाह तंत्र है, वैसा का वैसा अपवाह तंत्र जो है, सिमिलर आपको ताप्ती का अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो ताप्ती का ड्रेनेज सिस्टम है वो किसको फॉलो करता है, तो वो करता है नर्मदा रिवर सिस्टम को। चलिए अब देखिए, अब हमने बात करी थी चंबल नदी की। चंबल नदी में भिंड, मुरैना और दतिया साइड, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर साइड आपको चंबल नदी में बीहड़ नजर आएंगे। बीहड़ याद है आपको, बीहड़, क्रीपिंग डेट याद आया आप? हाँ, वही के भाई ताप्ती नदी में भी बीहड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ताप्ती नदी चंबल के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जहां पर बीहड़ देखिए। ताप्ती नदी चंबल के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। ताप्ती नदी द्वारा बैतूल जिले में भैंसदेही पठार, याद करिए इसको, चंबल नदी बैतूल जिले में ही बैतूल जिले में ही जहां पर काली सिंध की पहाड़ी है, वहीं के थोड़े से आगे चलकर एक पठार है जिसका नाम है भैंसदेही का पठार। इसके अंतर्गत बीहड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है, याद रखना आपको, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको कि ताप्ती नदी चंबल नदी के बाद दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है, और कहां करती है, कहां करती है? बैतूल जिले में ही करती है। देखिए बैतूल में बैतूल, बुरहानपुर, ताप्ती नदी के तट पर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो ताप्ती नदी के तट पर है। एक तो बैतूल ही आता है जैसे निकल रही, दूसरा बुरहानपुर आता है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण शहर की बात करें, जैसे देखिए भुसावल, भुसावल जो आता है महाराष्ट्र में आएगा, सूरत ये गुजरात में आएगा, नेपानगर ये मध्य प्रदेश का है, और मुल्ताई ये भी मध्य प्रदेश का है। नेपानगर याद करिए, कागज फैक्ट्री यहाँ पर कागज निर्माण करती है, अखबार का जो पेपर होता है वो नेपानगर में होता है। तो नेपानगर, मुल्ताई, भुसावल, सूरत ये सब इंपॉर्टेंट शहर हैं। ये पूछे जाते हैं कि भैया नेपानगर किस नदी के किनारे है, मुल्ताई किस नदी के किनारे है, भुसावल, सूरत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सूरत, ठीक है। तो गुजरात का जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे ही है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ताप्ती नदी पर 7 कुंड हैं, पौराणिक कुंड हैं। कुंड मतलब वही कुंड बने हुए हैं इस नदी के किनारे ही पर, तो वहां पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और बहुत सारी इनकी पौराणिक कहानियां हैं कि वहां जाओगे तो पाप जितने भी करें वो सब धुल जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो कुंड है वो सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड से मतलब है कुंड है जहां पे गर्म पानी रहता है, लोग वहां पे जाके स्नान करते हैं। इसके बाद एक ताप्ती कुंड है, एक शनि कुंड है, एक धर्म कुंड है, एक नारद कुंड है, एक नाग बाबा कुंड है, और एक पाप कुंड है। पाप कुंड में जाओगे तो भैया पाप दूर हो जाएंगे। एक नाग बाबा कुंड है, याद रखिएगा। एक नारद कुंड है, नारायण नारायण। एक सूर्य कुंड है, ठीक है, ये सूर्य कुंड का ही फोटो लगा हुआ है। तो ऐसे ही कितने कुंड हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन था कि ताप्ती नदी पर कितने पौराणिक कुंड हैं, बोले 7। सूर्य कुंड कहाँ है, नारद कुंड कहाँ है, नाग बाबा कुंड, पाप कुंड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम लोग जानेंगे इसकी परियोजना। ताप्ती नदी की अब हम लोग परियोजना जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। पहली परियोजना इसकी जो है वो है पारसढोह बांध। पारसढोह बांध, पारसढोह बांध, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारस ढो बांध किस नदी की परियोजना है, तो पारस ढो बांध जो है वो ताप्ती नदी की परियोजना है। बैतूल जिले में है, 1612 मीटर लंबा, भैया 1612 मीटर लंबा बनाया गया है, 27 मीटर ऊंचा है और आधारशिला 15 मई 2017 को हमारे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी आधारशिला रखी थी 15 मई 2017 को। पारस ढो बांध कहां पर है? बैतूल जिले में है, ताप्ती नदी के किनारे। ये देखिए ये बना हुआ है, इसके उसी का फोटो है। तो पारस ढो बांध पूछा जाए तो बता देना कि बैतूल जिले में ही स्थित है, ताप्ती पर। अब काकरापार बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब देखिए गुजरात सरकार ने पैसा लगाया काकरापार बांध बनाने के लिए। ये देखिए बना हुआ है, ये बांध जो बना हुआ है इसमें पैसा लगाया किसने? गुजरात सरकार ने। और 80 किलोमीटर, सूरत से 80 किलोमीटर दूर मांडवी में एक जगह है, वहां पर स्थित है ये बांध, काकरापार बांध। और इसको बनाने के लिए पैसा किसने लगाया? गुजरात सरकार ने लगाया, याद रखना। तो काकरापार बांध जो है वो किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी की परियोजना है। और यहीं पर देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना भी है। काकरापार परमाणु ऊर्जा, काकरापार बांध अलग है और काकरापार परमाणु ऊर्जा के बारे में जानिए। देखिए परमाणु रिएक्टर बना हुआ है यहां पर। काकरापार परमाणु ऊर्जा गुजरात के तापी जिले में है। गुजरात के एक जिला है, तापी जिले के अंतर्गत आती है। इसकी 2 इकाइयां थी, एक बना था 1993 में, एक बनी 1995 में। पहली बनी थी 220 मेगावाट, फिर बनी 220 मेगावाट, ठीक है। और ये कैनेडियन टेक्निक, कनाडा की टेक्निक से आधारित है। और तीसरी इकाई स्वदेशी है, जो तीसरी इकाई बनेगी वो हमने खुद बनाई है। 3 इकाई है इसकी। 2 इकाई जो है स्टार्टिंग में बनी 220 मेगावाट, 220 मेगावाट, और दोनों कैनेडियन टेक्निक पे थी। और जो तीसरी बनने वाली है वो स्वदेशी है। KKPP3 मतलब काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है। काकरापार एटॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई वाली सबसे बड़ी स्वदेशी तकनीक की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। तो KAPP3 याद रखिएगा, KAPP3 काकरापार एटॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है, एटॉमिक प्रोजेक्ट याद रखिएगा। काकरापार, इससे काकरापार पावर प्रोजेक्ट 3। उकाई बांध, ये बहुत पूछा जाएगा, सूरत जिले में आता उकाई बांध। तो उकाई बांध अगर पूछा जाए कि उकाई बांध कहां पर है, उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर सूरत जिले के अंतर्गत आता है। 105 मीटर लंबा है, इसकी जो लेंथ है 105 मीटर है। इसकी आधारशिला 1971 में रखी गई थी और 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती, इससे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर सूरत जिले में बना हुआ है, याद रखोगे। तो सूरत जिले में 105 मीटर लंबा उकाई बांध बना हुआ है। कितना बढ़िया शानदार नजारा दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोवाली बंदरगाह, सोवाली की एक लड़ाई भी सुनी होगी आपने, सोवाली का युद्ध हुआ था जहांगीर के शासनकाल में, सोवाली की लड़ाई हुई थी, बहुत शानदार हिस्ट्री का एक युद्ध है, याद रखना। वहीं पर सोवाली बंदरगाह बनाया गया। तो ताप्ती नदी का एक बंदरगाह है सोवाली बंदरगाह, याद रखिएगा। यह गुजरात में स्थित सबसे प्राचीन नदी बंदरगाह है। तो क्वेश्चन पूछा जाए गुजरात में स्थित सबसे प्राचीन नदी बंदरगाह या भारत का प्राचीन नदी बंदरगाह, इसे ब्रिटिश कालीन बंदरगाह भी कहते हैं। ब्रिटिशों ने बनवाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। और यहां पर 1612 में जहांगीर के शासनकाल में सोवाली की लड़ाई भी हुई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में सोवाली की लड़ाई हुई थी, वहीं पर बंदरगाह बनाया गया सोवाली बंदरगाह। ये ब्रिटिश कालीन बंदरगाह है और एक भारत का प्राचीन बंदरगाह। 23-25 फरवरी 2022 को के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का भी आयोजन किया गया। तो 2022 में ताप्ती महोत्सव, मतलब जैसे नर्मदा महोत्सव नहीं बनाया था, वैसे ही ताप्ती महोत्सव, ताप्ती नदी को संरक्षण के लिए, ताप्ती नदी को बढ़ावा देने को देखरेख करने के लिए एक उत्सव बनाया जाता है, ताप्ती महोत्सव, ठीक है। तो ये 23-22 फरवरी 2022 को ये ताप्ती महोत्सव भी बनाया गया था। चलिए अब हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र देखने वाले हैं। तो ताप्ती नदी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने सब डिस्कस किए। ताप्ती नदी की लंबाई, मध्य प्रदेश में लंबाई, गुजरात में उसके ऊपर बांध,
ठीक है, ये सब जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सब हमने डिस्कस करे। अब हम लोग मध्य प्रदेश का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा, सॉरी, पहला हमने गंगा अब्बा तंत्र देखा, दूसरा हमने नर्मदा अब्बा तंत्र देखा, अब हम लोग तीसरा जो देखने वाले हैं वो है गोदावरी नदी अब्बा तंत्र, क्योंकि ताप्ती अब्बा तंत्र तो अपने आप में एक अब्बा तंत्र है। अब हम लोग चौथा है, सॉरी, गोदावरी नदी अब्बा तंत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की वो कौन कौन सी नदियां हैं जो पानी, मध्य प्रदेश का पानी कहां लेके जाती है, गोदावरी में लेके जाती है। और गोदावरी जो नदी है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक के बगल में से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना के गिर जाती है, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम लोग देखते हैं, मजा आएगा इसको। चलिए 1 मिनट दीजिए, मुझे पानी पी लेने दीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मुझे एकदम से तो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या था और फिर मैं उसका आंसर देने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, दो तीन क्वेश्चन थे। हाँ, ये नीलेश दुबे करके हैं, नीलेश दुबे जी हैं। ये उनका क्वेश्चन था, सर एमपी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, एमपी स्टेट लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एमपी सीड एंड फॉर्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर ये सारे बनाने का पर्पस क्या था, आई मीन क्यों बनाए गए? देखिए पर्पस क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये आप खुद भी सोचते हैं तो इसका आंसर आप कोई भी बता सकता है और आप भी सोच सकते हो कि ये जितने भी डिपार्टमेंट है क्यों बनाए गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। मध्य प्रदेश के अंदर देख, तभी तो हमें कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7 बार मिला। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे यही कॉर्पोरेशन है ना। अगर कोई संस्था नहीं बनेगी, जो संस्था मिट्टी को चेक ना कर पाए, किसानों तक पहुंचा ना पाए कि भाई इस तरीके से मिट्टी में ये कमी है, इसको अगर आप आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिटिक है तो आप उसमें चूना डाल लो, आपकी मिट्टी जो है उसमें बेसिक है तो उसमें आप जिप्सम डालो। तो ये बताएगा कौन? जब तक कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। अब सीड कॉर्पोरेशन बना, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में इसके पहले अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जब से वो एक डिपार्टमेंट बना उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर बीजों की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट बने उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंचाई की परियोजना, हम कितनी सारी नदी परियोजना पढ़ रहे हैं। अगर कोई तो डिपार्टमेंट होगा ना जो ये सब देखेगा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का लेवल क्या है, किस तरीके से सिंचाई की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से अच्छे बीजों की क्वालिटी मध्य प्रदेश के हर किसान तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी, अब एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर दूसरे देशों की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू अमेरिका की बात करें, एक बार यूट्यूब पे गूगल पे देखना कि वहां की एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या है, वहां किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, ठीक है। हार्वेस्टर देखो वहां के, ट्रैक्टर देखो, हमारे यहाँ के ट्रैक्टर और वहां के ट्रैक्टर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जितने भी जो आपने जो पूछे क्वेश्चन पूछे, इनके बनाने का पर्पस क्या था? इनका एक ही पर्पस है कि मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा मिले, मध्य प्रदेश में किसान किसान जो हो उसको थोड़ी सी सहूलियत मिले, जिससे वो सरकार के पास जा पाए। कहाँ पे जाएगा? हर बात प्रधानमंत्री के हर बात मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा ना, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड क्यों बना, ठीक है। तो ये मार्केटिंग बोर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि कैसे हम लोग भारत के अंदर कृषि कर्मण अवार्ड जीत पाएंगे जब तक हम बताएंगे नहीं कि भैया मध्य प्रदेश के जो सोयाबीन सर्वाधिक होता है। कैसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक होता है? जब ये बोर्ड होंगे, डाटा जाएगा, इकट्ठा होगा, तब तो पता चलेगा ना मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में दलहन तिलहन ज्यादा होती है,
ठीक है, इनके बारे में पता कैसे चलेगा, डाटा इकट्ठा करने का काम होगा। इसीलिए डिपार्टमेंट समय समय पे बनते गए और इनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मध्य प्रदेश की कृषि को बढ़ावा देना, मध्य प्रदेश की किसान को बढ़ावा देना, मध्य प्रदेश का किसान खुश रहे, यही सब काम है इनके बनने के। ठीक है, तो समय समय पे बने और भी अब बन तो गए पर बहुत अच्छे से काम करें, इसकी भी जरूरत है। ठीक है, तो सरकार देखे कि भाई बढ़िया अच्छे से काम चले तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी उत्पादन में हम लोग, पैसे तो आगे हैं और भी हम लोग आगे निकलेंगे। चलिए अब हम लोग, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको कोई डाउट नहीं था, आपका एक प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था, ये क्यों बने, पर्पस क्या था, यही पर्पस। ठीक है, चलिए सबका अलग अलग पर्पस हो सकता है, ऐसा नहीं सबका एक ही पर्पस, मतलब ओवरऑल मैंने बता दिया कि सभी का जो पर्पस है कॉमन पर्पस है, और वैसे सबके थोड़े थोड़े अलग होंगे। भाई मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग के लिए, सीड का है तो सीड के लिए है, इस तरीके से। चलिए, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हम लोग देखेंगे। अब भाई गोदावरी अपवाह तंत्र को आप समझिए, पहले आप गोदावरी अपवाह तंत्र को समझिए। देखिए, मैं पहले भारत का नक्शा बना के आपको बताता हूं। भारत का आपको इस तरीके से भाई रफली नक्शा आपका बनाना आना चाहिए, जिससे आप जल्दी से फटाफट 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 इस तरीके से इसको ड्रॉ कर पाए और लगे कि यार ये, और यहां पर बीचों बीच में आप मध्य प्रदेश का एक छोटा सा रफली नक्शा बना सकते हो, जो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब मैं एक नदी बनाने वाला हूं, इस नदी को ध्यान से देखिएगा। ये जो नदी है यहां से महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक, यहां पे महाराष्ट्र का क्या है, नासिक, ये नासिक बना दिया, और यहां से ये नदी निकली इस तरीके से जाएगी, ये तेलंगाना होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाएगी। बंगाल की खाड़ी में क्या बनाएगी भैया, डेल्टा बनाएगी। डेल्टा आई थिंक आपको मैं समझा चुका हूं डेल्टा क्या होता है, अब तो आपको समझने आ गया होगा, डेल्टा बनाएगी। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां हैं, यहां से पानी लेके जाएंगी और फिर इसमें मिला देंगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दक्षिण, ये दक्षिण में है, मध्य प्रदेश की दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण दिशा में जो भी नदी जाएगी वो पानी लेके कहां जाएगी, गोदावरी में लेके जाएगी। तो गोदावरी अपवाह तंत्र हम क्यों पढ़ रहे हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र का मतलब है माय डियर फ्रेंड कि मध्य प्रदेश की वो सभी नदियां हमें पढ़ना है, चाहे वो बैनगंगा हो, चाहे पेंच नदी हो, जो नदी मध्य प्रदेश की जो पानी है, मध्य प्रदेश का जो पानी है वो कहां जाएगा, गोदावरी नदी में जाएगा, गोदावरी नदी में जाएगा। इसलिए हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। इधर गंगा नदी जाती है, गंगा नदी, इधर गंगा नदी जाती है, ओ गंगा नदी ऊपर कहां बना दी, गंगा नदी मध्य प्रदेश के ऊपर, यहां से देखिए गंगा नदी ये चली जाती है यहां पर। तो मध्य प्रदेश की वो सभी नदी हमने पढ़ी जो पानी लेके जा रही थी गंगा में, इसलिए उसे गंगा अपवाह तंत्र बोला गया। अब गोदावरी नदी में जो लेके जाएंगी उसे गोदावरी अपवाह तंत्र होगा। गोदावरी को जानो, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से नासिक से निकलती है, और यहीं पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग का एक मंदिर है, और यहीं पर भी क्या होता है, नासिक में भी क्या लगता है भैया, कुंभ का मेला लगता है, नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इस गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की से गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, दीदी भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पीपीटी पर। तो गोदावरी अपवाह तंत्र को समझो भाई, यह प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश से केवल 333 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। मतलब हमारा जो अपवाह तंत्र जितनी भी नदियां हैं मात्र 633 वर्ग किलोमीटर का पानी लेके जाती। ठीक है, पूरा जो अपवाह क्षेत्र होगा वो इतना सा छोटा सा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए गोदावरी नदी की अगर हम बात करें, ये गोदावरी कहां से निकली है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ये देखिए त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है, और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना के गिर जाती है। गोदावरी नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसको दक्षिण गंगा या बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं।
चलिए अब इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली जो लाइन पढ़ोगे यहां से आपको बहुत मजा आएगा और चीजें समझने आएंगे, क्लियर होगा। देखिए गोदावरी अब्बा तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी नदियां आती, देखिए बैनगंगा उपतंत्र आता है, उपतंत्र बना दी हमने, बैनगंगा उपतंत्र, फिर इसके बाद बाघ उपतंत्र, बाघ एक नदी है, मध्य प्रदेश की एक नदी है, इसके बाद बाबनथड़ी उपतंत्र, फिर इसके बाद पेंच उपतंत्र, और फिर है कानन उपतंत्र। मतलब 1 2 3 4 5, 5 ऐसी नदियां हैं जो पूरे मध्य प्रदेश का पानी दक्षिण में लेके जाती हैं और गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, आदि नदियां दक्षिण भारत की ओर प्रभावित होती हैं। गोदावरी अपवा तंत्र को 5 उपतंत्र में बांट रखा है। ठीक है, 5 उपतंत्र कौन कौन से, एक बार देखिए, बैनगंगा उपतंत्र 1, बाघ उपतंत्र 2, बाबनथड़ी उपतंत्र 2 3, इसके बाद पेंच उपतंत्र 4 और कानन उपतंत्र 5। ये 5 नदियां ऐसे हैं, उपतंत्र हैं जिन्हें बांट रखा। मतलब इन पांचों नदियों का पानी, इन पांचों नदियों का पानी कहां जाता है, गोदावरी में जाता है। पूरे मध्य प्रदेश के नीचे नीचे के हिस्से का जो भी पानी है इन पांचों नदियों के थ्रू कहां जाता है, गोदावरी में चला जाता है। चलिए अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस मैप को आप समझोगे ना तो मजा आएगा और चीजें आपको आसान भी लगेंगी। देखिए ये नीचे, यहां पे नीचे देखिए, ये वाली जो नदी है यही नदी है आपकी गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक, अब मध्य प्रदेश की नदियों को देखिए आप किस तरीके से पानी लेके जा रही हैं। यहां पे देखिए सिवनी जिला पड़ता है, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला। और यहां से जो नदी आ रही है, ये नदी देखिए, मैं इस तरीके से बनाता हूं इसको, ये जो पानी है पानी लेके आ रही है। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूं, पानी का कलर ये ला, ये देखिए ये जो नदी आ रही है ना, इस नदी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ठीक, इस नदी को बोला जाता है बैनगंगा। इस नदी को क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, बैनगंगा, बैनगंगा, बैनगंगा नदी। ठीक है, बैनगंगा नदी। तो बैनगंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, सिवनी। बैनगंगा नदी कहां से निकली, सिवनी से। ठीक है, और एक और नदी इधर देखिएगा, एक और नदी इधर देखिएगा, कालीभीत की पहाड़ी, कालीभीत की पहाड़ी बैतूल से, जिस नदी का नाम है वर्धा नदी। क्या नाम है इसका, वर्धा नदी। इसी मैप में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई, इसी मैप में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। तो बैतूल की पहाड़ी, बैतूल में कालीभीत की पहाड़ी, याद करिए मैंने बताया था कालीभीत एक नदी भी है, कालीभीत जो आपकी ताप्ती की सहायक है, वही कालीभीत की पहाड़ियां बैतूल में है। यहां से नदी निकलती बरदा। ठीक है, ये बरदा का पानी आ रहा है और ये बैनगंगा नदी आई, दोनों यहां पर मिलेंगी। दोनों जहां पर मिलती है उसे कहा जाता है प्राणहिता। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, प्राणहिता। प्राणहिता क्या है, प्रयाग है। प्रयाग बोले तो जहां दो नदियां मिलती है ना, पानी मिलता है, उसे प्रयाग कहते हैं। तो प्राणहिता, तो प्राणहिता कब बनता है, जब बरधा नदी और बैनगंगा नदी आकर इसमें मिलती है। और इसके आगे जो नदी होगी उसका नाम भी प्राणहिता नदी होगा। और प्राणहिता नदी तेलंगाना में कालेश्वरम, तेलंगाना में एक जगह है कालेश्वरम, वहां जाकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए और समझिएगा, ये सिवनी के बाद यहां पे बालाघाट आता है। ठीक है, बालाघाट। अब इस सिवनी में ही अगर हम लोग बात करें, एक भीमगढ़, भीमगढ़ बांध बना दिया गया, किस पे, बैनगंगा नदी पर। ये भीमगढ़ जो बांध है ये मिट्टी का बांध है और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, भीमगढ़ बांध। फिर आगे आएगा तो इसी पे एक धूती बांध बना हुआ है, धूती बांध। ठीक है, फिर आगे यहां पे देखो, जूनागढ़ के पहाड़ियों से, जूनागढ़ देव की पहाड़ियों से एक नदी निकली जिसका नाम है पेंच नदी। और एक सौसर की पहाड़ियों से एक नदी निकली जिसका नाम है कानन नदी। कानन और पेंच मिलके आगे जाकर किसमें, आगे जाके बैनगंगा नदी में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा मैप से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो अपतंत्र है यही जाके, यही पानी का पानी जाके गोदावरी नदी में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, धूती बांध, बालाघाट, सब कुछ पढ़ने वाले। अब देखिए, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है किसकी बात करेंगे, बैनगंगा नदी की बात करेंगे। बैनगंगा नदी बोले तो जो हमने इधर वाली देखी थी। तो बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश की सिवनी जिले के, सिवनी जिले में मुंडारा गांव, गांव भी याद रखिएगा,
सिवनी जिले में मुंडारा गांव, पठार का नाम भी याद रखना है, पारस का पठार, परसवाड़ा का पठार से 12 किलोमीटर दूरी पर सतपुड़ा श्रेणी के ढाल पर स्थित एक ताल है जिसका नाम है रजोला ताल। रजोला ताल से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बैनगंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, बैनगंगा नदी का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले। गांव की बात करें मुंडारा गांव, पठार की बात करें तो पारसवाड़ा का पठार, और जिस जगह 12 किलोमीटर वहां से एक जगह है जिसका नाम है रजोला ताल से हुआ है। कहां जाके मिल जाती है? ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी में मिल जाती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जाकर वर्धा में मिल जाती है, और दोनों मिलती हैं तो उसको बोलते हैं प्राणहिता। दोनों मिली, प्राणहिता मिली। आगे जाके कालेश्वरम तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती है। बताइए, इतना समझने आया? जो मैंने आपको समझाया ये वही चीज है जो मैप में हमने बताया था, वही। चलिए, अब इस पूरी की पूरी बैनगंगा नदी को हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ये पूरा बैनगंगा नदी का फोटो बना हुआ है, और नीचे ये जो नदी है इसका नाम गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी। ये मैप बनाने में बहुत टाइम लगा भैया, ये हाथ से बनाए मैप, ठीक है, हाथ से बना के लगाए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से देखना, और आप भी कोशिश करना मैप से पढ़े जाता। मैप से पढ़ोगे तो ज्यादा आपको समझने आएंगे। गोदावरी नदी। चलिए, तो अभी हमने बताया कि बैनगंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो सिवनी से उद्गम हुआ है। सिवनी के कौन से गांव? मुंडारा गांव। मुंडारा गांव। पठार कौन थे? पारस का पठार। पारस का पठार, ठीक है, पारस का पठार। रजोला ताल, रजोला ताल से निकलती है, ठीक है। और इसी से आगे जाके एक नहर बनी जिसका नाम है बैनगंगा नहर। बैनगंगा नहर, ठीक है, याद रखिएगा, बैनगंगा नहर। फिर आगे जाके इसी में एक परियोजना है संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना ही है जो है मिट्टी का बांध है भैया। मिट्टी का बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, ठीक है, संजय गांधी परियोजना। इसको भीमगढ़, ये जगह जो है उसका नाम भीमगढ़, इसे भीमगढ़ परियोजना भी कहते हैं, भीमगढ़ जगह है। फिर आगे देखिए, आगे यहां पे धूती बांध आएगा, धूती बांध बालाघाट में, बालाघाट में धूती बांध आएगा। और बालाघाट में यहां पे देखिए एक बामनथड़ी, बामनथड़ी एक नदी है, वो आके इसमें मिल जाएगी, बामनथड़ी मिल गई। फिर थोड़े से आगे जाएंगे तो एक नदी है देव नदी, देव नदी आके इसमें मिल जाएगी। ये मलधर जलप्रपात बनाती है, देव नदी पर ही मलधर जलप्रपात बनता है, भी पूछा जाता है। फिर एक चंदन नदी है, चंदन नदी, जो नेहल सेरा बांध बनाती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि नेहल सेरा बांध किस नदी पे बना है? चंदन नदी। और चंदन किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा नदी की सहायक नदी। फिर आगे जाएंगे, इसी पे एक बांध, इस पे एक जलप्रपात बनेगा जिसका नाम है गांगुल जलप्रपात। ये बहुत पूछा जाता है कि गांगुल जलप्रपात किस नदी पर है? बैनगंगा नदी पर। और यहीं पर कानन नदी और पेंच नदी, पेंच नदी जो है कुलबेरा की पहाड़ियां छिंदवाड़ा से निकलती पेंच नदी, पेंच और कानन नदी दोनों मिलकर आगे जाकर बैनगंगा में मिल जाती, ठीक है, और आगे बैनगंगा का पानी आएगा। फिर बरदा नदी जो है मैंने बताया था, बरदा नदी जो है मुल्ताई की कालीभीत की पहाड़ियों से निकलती है, और ये आगे जाकर प्राणहिता बनाएगी, और प्राणहिता में आगे जाकर प्राणहिता नदी गोदावरी में मिल जाएगी, ठीक है, गोदावरी में मिल जाएगी। देखिए, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर है बैनगंगा नदी के बारे में कि बैनगंगा नदी कहां से निकली? सिवनी से, सिवनी के मुंडारा गांव से, पारस पठार से, रजोला ताल से निकली। आगे गए तो बैनगंगा नहर आई, फिर आगे गए तो संजय गांधी परियोजना इस पे आई। संजय गांधी परियोजना जो बनाई गई है वो भीमगढ़ में बनाई गई है, और ये परियोजना जो है यहाँ पे बांध बनाया गया है, मिट्टी का बना बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। फिर आगे जाएंगे तो बालाघाट आएगा, और बालाघाट पे एक बांध बना है जिसका नाम है धूती बांध, धूती बांध। फिर आगे बढ़ेंगे, बालाघाट में बामनथड़ी नदी आके इसमें मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, देव नदी इसमें आके मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, चंदन नदी इसमें मिल जाएगी। देव नदी पर मलधर जलप्रपात इस पे है, चंदन नदी पर नेहल सेरा बांध इस पर है। आगे जाएंगे तो गांगुल जलप्रपात, गांगुल जलप्रपात देखने को मिलेगा। कानन और पेंच मिलकर इसमें आकर पानी छोड़ देती है। पेंच नदी का उद्गम जो है छिंदवाड़ा के कुलबेरा से हुआ है।
पेंच नदी वही है जिसके किनारे पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। पेंच नदी वही है जिस पर जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान भी हो गया है। वहीं पर आपने सुना होगा कि जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। मोगली की कहानी, मोगली लैंड, यही पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य में देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतनी कहानी याद है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, बैनगंगा की लंबाई भैया 570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर लंबी है बैनगंगा। इसकी सहायक नदी है देखिए बाघ, बाघ सहायक नदी, बरधा, बिजना, बामनथड़ी, थिर्री, ठेल, पेंच, बाम और सामर, थावर। ये सब छोटी हैं, पर हमने देखी पेंच बड़ी है, बामनथड़ी इंपॉर्टेंट है, बरधा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम है बेबा, दीदी कहते हैं इसको, बड़ी नदी है दीदी, बेबा, दीदी, वेन्ना, बैना, बैणी, बैनगंगा, बिन्ना कहते हैं। बुंदेलखंड में दीदी को, बहन को बिन्ना भी कहते हैं, तो वहीं से बैना, बैणी, बैन्या, दीदी, बेबा। इसको सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं भैया, सिवनी से निकली है इसलिए इसको सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। किसी भी नदी को कहीं की जीवन रेखा क्यों कहते हैं भैया? उस नदी का पानी से वहां की सिंचाई, वहां की विद्युत, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको जीवन रेखा कहते हैं। तो सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं बैनगंगा को। बरधा और बैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, ये हम लोगों ने अच्छे से समझा। उम्मीद है कि आपको अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राणहिता से तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। बैनगंगा नदी से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बनेगा। चलिए अब इसकी हम लोग ना परियोजनाओं की बात करेंगे। ठीक है, परियोजना की बात करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बैनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध मैंने आपको बताया था कि बैनगंगा नदी पर सिवनी के छपारा में वर्ष 1972, याद रखिएगा 1972 में भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध, इसी का नाम है संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध का निर्माण किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये देखिए आप, ये बांध बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये भीमगढ़ बांध। का ही नाम संजय सरोवर बांध है, ये भी आपको याद रखना है, संजय सरोवर बांध। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये तो भूल के भी मत भूलना। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, ये भी याद रखना। बैनगंगा नदी पर सिवनी में बना हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी एक किताब है राइज ऑफ शिवगामी, राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतम द्वारा लिखित एक उपन्यास है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतनम द्वारा लिखित एक उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया कौन सी नदी पर बाहुबली पिक्चर, कौन सी नदी पर जो लिखा गया उपन्यास है उस पर बाहुबली फिल्म, क्योंकि बाहुबली देखो भाई भारत की ऐसी मूवी थी जिसने बहुत सारा ब्लॉकबस्टर पे हिट रही, बहुत पैसा कमाया, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित एक उपन्यास है में प्राणहिता नदी का वर्णन है और बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। ये फैक्ट आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बरधा नदी के बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बरधा और बैनगंगा ही मिलकर प्राणहिता बना रही हैं। इसका उद्गम बरधा नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई के बर्धन शिखर, बर्धन शिखर कहां पे आता है? कालीभीत पहाड़ी, कालीभीत की पहाड़ी, ये भी याद रखना, कालीभीत की पहाड़ी। कौन सा शिखर? बर्धन शिखर, बर्धन शिखर। बर्धन शिखर की ऊंचाई है 811 मीटर, 811 मीटर से वहां से नदी गिरती है बरधा नदी। और कहां जाके मिल जाती है? छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण सीमा बनाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर
बैनगंगा नदी में मिल जाती है, भंडारा जिले में, और उसके साथ आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो क्या बनाती है? प्राणहिता। अगर वर्धा नदी की बात करें कि लंबाई कितनी है, 525 किलोमीटर लंबी है। अपवाह क्षेत्र देखिए 24,087 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी बैना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम, ईराई, मंडू, बेमुला और हिर्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन है कि जो हिर्री नदी है वो किसकी सहायक नदी है? हिर्री। तो हिर्री जो है वो वर्धा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलो अब बात करेंगे पेंच नदी की। पेंच नदी, पेंच नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार में छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिला याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जिला में जुनार देव, जुनार देव या चौराई घास से निकलती, जगह का नाम है जुनार देव या चौराई घास, वहां से निकलती पेंच नदी। तो जिला याद रखिएगा छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे, पेंच नदी को। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार में छिंदवाड़ा जिले से जुनार देव चौराई खास से निकलती है। समापन कहां हो जाता है इसका? ये नागपुर महाराष्ट्र के समीप कानन नदी में जाकर मिल जाती है। पेंच नदी जो है वो नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, वहीं पर जाकर कानन नदी में जाकर, कान्हान नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए पेंच नदी के बारे में जानते हैं और जानकारी जुटाते हैं। देखिए पेंच नदी की सहायक नदी एक तो कानन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुलभेरा, ये बहुत पूछा जाता है, कुलभेरा जो नदी है वो पेंच की सहायक नदी है, तथा पामनथड़ी। इसकी कुल लंबाई जो है 274 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण यही नदी करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? पेंच नदी करती है। यह नदी सिवनी जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। सिवनी जिले में जो एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उससे प्रभावित होती है, उसी में से निकलती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए पेंच नदी पर परियोजनाओं की बात करें, कौन कौन से बांध बनाए गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है माचागोरा बांध। माचागोरा बांध, देखिए माचागोरा बांध पूछा भी जाता है। यह बांध छिंदवाड़ा की चौराई तहसील में पेंच नदी पर बना हुआ है। छिंदवाड़ा की चौराई तहसील पर पेंच नदी में बना हुआ है। वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 1754.73 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 42 मीटर। और ये पेंच विवर्तन परियोजना कहते हैं इसे पेंच की विवर्तन परियोजना भी कहा जाता है। तो इतना याद रखना आप लोग कि क्वेश्चन पूछा जाए कि माचागोरा बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में बना हुआ है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, कई बार पीएससी, कई बार एमपी की कांस्टेबल, एसआई वगैरह इन सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनता है। तोतला ढो बांध, तोतला ढो बांध कौन सा? तोतला ढो बांध किस नदी पे बना हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट है पेंच नदी पर। यह नागपुर में स्थित है, नागपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये तोतला ढो बांध या पेंच नदी को नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसका 70% पानी पीने योग्य है और पूरे नागपुर में सप्लाई किया जाता है। यह बांध 74.5 मीटर ऊंचा है। तो तोतला ढो बांध जो है नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि ये पेंच नदी पे बना हुआ है और इसका पानी पीने योग्य पानी है और पूरे नागपुर में सप्लाई होता है। तो तोतला ढो बांध याद रखिएगा। अब पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य की अगर हम बात करें, ये देखिए मोगली है, ठीक है। तो जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पेन के फूल खिला है। बचपन में आपने भी ये कार्टून बहुत देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा, रूडयार्ड किपलिंग एक इतिहासकार है, राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द जंगल बुक। और द जंगल बुक या द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख मिलता है और जिस राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र मिलता है, जिस जंगल का जिक्र मिलता है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही, ठीक है। यहीं पर मोगली लैंड बनाया गया है, हर साल उत्सव मनाया जाता है पर्यटकों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मोगली लैंड बना रखा है, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, तो बहुत बढ़िया जगह कर रखी है इसमें मोगली लैंड में। तो याद रखना है किताब भी पूछी जाती है रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक,
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है द जंगल बुक किसने लिखी है, तो रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। और द जंगल बुक जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में लिखी गई है या उसमें उल्लेख है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अब नया नाम हो गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब कुलवेहरा नदी की बात कर लेते हैं। कुलवेहरा नदी, यह नदी छिंदवाड़ा जिले की उमरेड तहसील से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो कुलवेहरा नदी है ये छिंदवाड़ा जिले की उमरेड तहसील से निकलती है, जो कि छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रभावित होती है। छिंदवाड़ा के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रभावित होती है। वो कहां जाके मिल जाती है, ये बीसपुर चांद के उत्तरी भाग में होते हुए ये पेंच नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि कुलवेहरा जो है वो पेंच नदी की सहायक नदी है। तो छिंदवाड़ा जिले की उमरेड तहसील से निकलती है और मिल कहां जाती है जाके, ये भीसपुर जगह है चांद, भीसपुर चांद के उत्तरी भाग से होते हुए पेंच नदी में जाकर मिल जाती है। बताइए अब देखिए कुलवेहरा की बात करें हम लोग, इसकी सहायक जो नदियां हैं वो है उमरा नाला और बोदरी। उमरा नाला और बोदरी इसकी सहायक नदी कुलवेहरा की। कुल लंबाई इसकी 80 किलोमीटर, कुल छोटी सी नदी है 80 किलोमीटर। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलवेहरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में कि कुलवेहरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। बस भैया क्लास हो गई खत्म, गोदावरी नदी अब क्या पढ़ते रहोगे, चलो छुट्टी। ठीक है, तो अच्छी बात है कि भैया हो गई समाप्त गोदावरी, अपवा तंत्र हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझने आई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैप में देख लिया, इधर बांध बना दिया, इस नदी के बारे में उद्गम समापन, हौच-पौच नहीं होना है, दिमाग सब क्लियर कट होना चाहिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। पीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आई है उसको हमें निकालना है, क्लियर करना है। तो ये क्लियर तभी हो सकता है जब आपके फैक्ट क्लियर हो, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप उस पूरी नदी को आपने फील किया हो। पढ़ते समय जब मैं पढ़ा रहा तो मैं फील कर रहा था, अरे सिवनी से निकली बैनगंगा, ये बरदा निकली, प्राणहिता में मिली, प्राणहिता जाके आगे गोदावरी में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कालेश्वरम में जाके मिल रही है, तेलंगाना में जाके मिल रही है। तो ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना। बोर्ड हाथ पे चल रहा है, इधर चल रहा है, आप कोशिश करो कि नोट बनाओ। पीडीएफ के चक्कर मत पढ़ना, सर पीडीएफ तो है पढ़ लेंगे, कुछ तो बनाओ। कुछ जो मैप बने हैं ना, उन मैपों को आप अपने ब्लैंक पेज पे या कॉपी में बनाना। विदाउट अगर आप नहीं बनाओगे तो समझ लेना कि आपको याद नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि जब हमारा माइंड, देखिए जो भी दिमाग में विचार आता है ना, वो कुछ समय के लिए आता है, हट जाता है, पर उस विचार को अगर हमने लिख दिया, अगर हमने नोट कर दिया, तो समझना वो परमानेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, या पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो या आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपका दिमाग में बीच बीच में ख्याल आ जाते हैं। क्या ख्याल आता है कि यार चलो बहुत हो गया, या कुछ भी आ गया, मूवी देख लेते हैं, या कुछ भी ख्याल आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। मगर जब आप लिखते हो, लिखते समय आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता, सिर्फ जो लिख रहे हैं वही आता है। एग्जाम में लिखते समय, जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हमारा दिमाग, जब तक लिख रहे हो जब तक और कुछ नहीं आएगा, जो लिख रहा है वही चलेगा। देखा होगा ना आपने, 3 घंटे की एग्जाम में आप लिखते रहते हो, कोई विचार नहीं आते, घूमने जाना, ये करना, वो करना, जैसे ही लिखना बंद हुआ तो दिमाग में विचार आने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका हाथ चलेगा, पेन चलेगा और दिमाग चलेगा, तो आपके परमानेंट जो माइंड है उसमें चीजें सेट हो जाती हैं, आपकी मेमोरी स्मृति में चीजें आ जाती हैं, जिससे आप लंबे समय तक याद कर सकते हो। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा मत लिखो इतना सब कुछ, पर शॉर्ट बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फॉर्मूला कॉपी बनाना, हर सब्जेक्ट की बनाना। अगर आप एमपीजीके के हर एक टॉपिक की बनाना, और मैं तो कह रहा हूं कि हर एक टॉपिक, जैसे नदियां, 2 पेज में पूरी नदियां कवर हो जाना चाहिए। ऐसे अपने नोट्स बनाओ कि 2 या 3 पेज में पूरी नदियां आप कवर कर लो। 2 पेज में आप पूरा राष्ट्रीय उद्यान कवर कर लेना, 2 पेज में आप पूरा हिस्ट्री कवर कर लेना। तो ऐसे करके एक छोटी सी पतली सी कॉपी में पूरा मध्य प्रदेश होना चाहिए, और जब उसको आप रिवीजन करो तो ऐसा लगे कि यार पूरा मध्य प्रदेश हमको आता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे हमसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी समय में रिवीजन के काम में भी आएगा, और बहुत जरूरी है अच्छे नोट्स होना, खुद के नोट्स होना, खुद के हाथ से लिखे होना, उसकी बात अलग होती है। कोई भी अगर आपका डाउट है ना, कोई भी अगर डाउट है तो आप डाउट पूछना, मुझसे जो भी संभव होगा, मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं भी आता होगा तो मैं सर्च करके, रिसर्च करके आपको जरूर आपके डाउट क्लियर करने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, जिंदगी छोटी सी है, खूब मुस्कुराइए, हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
एक नए टॉपिक, अभी तो नदियां बची हुई हैं, एक नए अपवाह तंत्र के साथ, जहां पर हम लोग उस नदी को जानेंगे, उस नदी की परियोजनाओं को जानेंगे और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, बाय बाय।